साल 1400 से 1500 के बीच, जब यूरोप के कई देश अभी भी विकास के शुरुआती दौर में थे, तब भारत एक ऐसी भूमि था जिसे लोग सपनों की धरती मानते थे। यह सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां धन, संस्कृति, ज्ञान और समृद्धि एक साथ बहती थी। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, व्यापार अत्यंत विकसित था, हस्तकला और उद्योग दुनिया में सबसे बेहतरीन थे। दूर दूर के देशों से व्यापारी भारत आते थे। अरब, फारस, चीन और मध्य एशिया के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। भारत का कपड़ा, खासकर मलमल और रेशम, इतना प्रसिद्ध था कि यूरोप के राजा और रानियां इसे पहनने के लिए तरसते थे। यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों की कीमत सोने के बराबर होती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां की चीजें इतनी कीमती हों कि लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा सिर्फ उन्हें पाने के लिए करें। यही कारण था कि भारत दुनिया के नक्शे पर सबसे आकर्षक स्थान बन चुका था। भारत की असली ताकत सिर्फ सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि मसाले थे। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि उस समय ये दवाइयों और संरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए भी उपयोग होते थे। यूरोप में ठंड ज्यादा होती थी और वहां खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल था। ऐसे में भारतीय मसाले उनके लिए खजाने से कम नहीं थे। यूरोप में 1 किलो काली मिर्च की कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि उसे अमीर लोग ही खरीद सकते थे। मसालों का व्यापार इतना लाभदायक था कि कई देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर होने लगी। लेकिन एक समस्या थी, यूरोप सीधे भारत से व्यापार नहीं कर सकता था। उन्हें अरब व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो बीच में भारी मुनाफा कमाते थे। इससे यूरोप के देशों में एक बेचैनी पैदा हो गई, क्या हम भारत तक खुद पहुंच सकते हैं? यही सवाल आने वाले समय में इतिहास बदलने वाला था। यूरोप के देशों ने अब एक बड़ा फैसला लिया, भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोजा जाएगा। यह काम आसान नहीं था। समुद्र अनजान था, नक्शे अधूरे थे और हर यात्रा में मौत का खतरा था। लेकिन लालच और खोज की भावना, दोनों ने मिलकर लोगों को आगे बढ़ाया। पुर्तगाल इस दौर में सबसे आगे था। उन्होंने अपने बेहतरीन नाविकों को समुद्र में भेजा और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, जब वास्को डा गामा 1498 में भारत के कालीकट, कोझिकोड तट पर पहुंचा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह यूरोप और भारत के बीच सीधे संपर्क की शुरुआत थी। अब यूरोप को अरब व्यापारियों की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद भारत तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया था। जैसे ही यूरोप को भारत का सीधा रास्ता मिला, वैसे ही उनकी सोच बदलने लगी। पहले वे सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें भारत की असली ताकत का अंदाजा हो चुका था। इतना धन, इतनी समृद्धि, अगर यह सब हमारे पास हो जाए तो। यही सोच धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत की ओर आने लगे। हर कोई भारत में अपनी जगह बनाना चाहता था। शुरुआत में ये सभी व्यापारी बनकर आए, लेकिन उनके मन में एक और सपना था, सिर्फ व्यापार नहीं, राज करना। भारत की समृद्धि अब उनके लिए एक अवसर बन चुकी थी। अब सवाल यह उठता है, अगर भारत इतना शक्तिशाली और समृद्ध था, तो विदेशी यहाँ कैसे टिक पाए? इसका जवाब छिपा है भारत की आंतरिक स्थिति में। उस समय भारत एक एकीकृत देश नहीं था, यह कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। हालांकि मुगल एम्पायर अभी भी मौजूद था, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। राजा राजाओं के बीच आपसी संघर्ष आम बात थी। कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत को एकजुट रख सके। यही कमजोरी विदेशी ताकतों के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। अब मंच तैयार हो चुका था। एक तरफ था भारत, समृद्ध लेकिन बिखरा हुआ। दूसरी तरफ थे यूरोप के देश, संगठित, महत्वाकांक्षी और चालाक। समुद्री रास्ता मिल चुका था, व्यापार शुरू हो चुका था और लालच अपने चरम पर था। यह सब मिलकर एक ऐसे तूफान की शुरुआत कर रहे थे,
जो आने वाले 200 सालों तक भारत की किस्मत बदलने वाला था। यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, लालच और रणनीति की कहानी बनने जा रही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्यापारिक कंपनी कैसे एक पूरे देश की मालिक बन सकती है? साल 1600 इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ आई ने एक खास अनुमति दी। एक नई कंपनी को जन्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को एशिया में व्यापार करने का अधिकार मिला। शुरुआत में इसका उद्देश्य बहुत साधारण था, समझे? तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान जन्म ले रहा होता है। अब भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने व्यापार के नाम पर अपनी जड़ें गहरी कर ली थीं, राजाओं के बीच फूट डाल दी थी और अपनी सेना तैयार कर ली थी। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, खुलकर सत्ता हासिल करना। यह शांति सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी, और जल्द ही एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। जब एक मजबूत साम्राज्य टूटता है, तो सिर्फ उसकी दीवारें नहीं गिरतीं, बल्कि उसके भीतर छिपे अवसर भी बाहर आ जाते हैं। 17वीं सदी के अंत तक आते आते भारत की सबसे बड़ी ताकत, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट मुगल एम्पायर, धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। एक समय था जब मुगल बादशाह का नाम सुनकर पूरे भारत में आदेश मान लिया जाता था। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। कमजोर शासक, दरबार में षड्यंत्र और लगातार विद्रोह, इन सबने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगे, हर कोई अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। लेकिन इस बिखराव के बीच एक ताकत चुपचाप सब कुछ देख रही थी, अंग्रेज। वे समझ चुके थे कि भारत अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, और यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। अगर दुश्मन मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़ा हो, तो क्या आप उसकी असली मंशा पहचान पाएंगे? अंग्रेज अब भी खुद को व्यापारी ही दिखा रहे थे। बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं था, वे भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर चुके थे। वे राजाओं के दरबार में जाते, सलाह देते, मदद का वादा करते, लेकिन हर मदद के पीछे एक शर्त होती थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय शासकों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वे जानते थे, अगर सत्ता चाहिए तो तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि विश्वासघात से जीते गए हैं। अंग्रेजों ने अब एक नई चाल चली, दोस्ती। वे किसी एक राजा का साथ देते और उसके दुश्मन को हराने में मदद करते। राजा सोचते, अंग्रेज हमारे मित्र है, लेकिन असलियत कुछ और थी। अंग्रेज हर युद्ध में अपना फायदा ढूंढते थे। एक राजा की मदद करके वे उससे जमीन, पैसा या अधिकार ले लेते। धीरे धीरे राजा अंग्रेजों पर निर्भर होने लगे, और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। बिना युद्ध के उन्होंने कई राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग में जीता जाता है। 1757 भारत के इतिहास का एक निर्णायक साल, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध तलवारों से कम और साजिशों से ज्यादा लड़ा गया। अंग्रेजों ने नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध के दिन मीर जाफर ने धोखा दिया, नवाब की सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेज जीत गए। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव थी। कभी कभी जीत के बाद खेल शुरू होता है। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे बंगाल के असली शासक बन चुके थे।
उन्होंने अपनी शर्तें लागू करनी शुरू कर दीं। भारी कर वसूली, स्थानीय लोगों का शोषण और संसाधनों का दोहन। भारत की दौलत अब धीरे धीरे इंग्लैंड जाने लगी। अंग्रेजों ने अब समझ लिया था, अगर एक राज्य जीत सकते हैं तो पूरा देश भी जीत सकते हैं। लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। प्लासी के बाद अंग्रेजों की भूख और बढ़ गई। अब उनका लक्ष्य साफ था, पूरे भारत पर शासन करना। उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया, नई रणनीतियां बनाई और हर राज्य को अपने अधीन करने की योजना तैयार की। अब वे खुलकर सामने आ चुके थे। व्यापारी से शासक बनने की यात्रा पूरी हो चुकी थी। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले समय में अंग्रेज और भी चालाकी से और भी ताकत से पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने वाले थे। होता था, और बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता था। यानी राजा नाम का शासक था, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के पास थी। कई राज्यों ने यह संधि स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें लगा अंग्रेज उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह थी, वे धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो रहे थे। कभी कभी किसी देश को जीतने के लिए युद्ध की जरूरत ही नहीं होती। अंग्रेजों ने अब एक और चाल चली, Backhand index pointing right. Doctrine of lapse. इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी वारिस नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाता। कई भारतीय राज्यों को इसी नीति के तहत हड़प लिया गया। राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसका वारिस नहीं था तो उसका राज्य छिन जाता था। यह नीति पूरी तरह अन्यायपूर्ण थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह एक आसान तरीका था बिना युद्ध के राज्य हासिल करने का। जब शिकार को पता चलता है कि वह फंस चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तक अंग्रेजों ने हर तरीका अपना लिया था, युद्ध, साजिश, संधि और चालाकी, और इन सबका परिणाम भारत का बड़ा हिस्सा अब उनके नियंत्रण में था। राजा कमजोर हो चुके थे, लोग परेशान थे, और अंग्रेज मजबूत। अब वे भारत के असली शासक बन चुके थे। लेकिन हर अन्याय एक दिन विरोध को जन्म देता है, और वही विरोध जल्द ही एक बड़े विद्रोह में बदलने वाला था। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तो खामोशी भी विद्रोह में बदल जाती है। 19वीं सदी के मध्य तक Backhand index pointing right. East India Company. भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रही थी, लेकिन इस शासन के पीछे छिपी थी एक कड़वी सच्चाई, शोषण, अन्याय और अपमान। किसानों पर भारी कर लगाए गए, व्यापारियों को नुकसान हुआ, और आम जनता गरीबी में डूबती चली गई। राजाओं की शक्ति छीन ली गई, और उनकी जगह अंग्रेजी कानून लागू कर दिए गए। धीरे धीरे भारत के हर वर्ग में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन यह असंतोष अभी तक सिर्फ दिलों में दबा हुआ था, और यह दबा हुआ गुस्सा अब एक विस्फोट बनने वाला था। हर क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। अंग्रेजों की सेना में हजारों भारतीय सैनिक थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें कम वेतन मिलता, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता, और सबसे बड़ी बात, उनकी धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की जाती थी। 1857 में एक नई राइफल लाई गई। इसके कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी, और उसे मुंह से खोलना पड़ता था। यह चर्बी गाय और सूअर की बताई गई, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की भावनाएं आहत हुईं। अब सैनिकों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। यह चिंगारी अब आग बनने वाली थी। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरी पीढ़ियों की दिशा बदल देते हैं। 1857. Backhand index pointing right. Indian Rebellion of 1857. यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी,
आम जनता भी इसमें शामिल हो गई। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह विद्रोह की लपटें फैलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि अब अंग्रेजों का अंत निश्चित है। जब कोई अपने देश के लिए लड़ता है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वह इतिहास बन जाता है। 1857 के विद्रोह में कई महान योद्धा सामने आए। Backhand index pointing right Rani Lakshmibai. Backhand index pointing right Bahadur Shah Zafar. Backhand index pointing right Tatya Tope. इन सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाया गया। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को परेशान किया। यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों का नहीं था, यह पूरे देश की भावना बन चुका था। हर हार अंत नहीं होती, कभी कभी वही भविष्य की जीत की नींव बनती है। इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने अपनी ताकत और रणनीति से इसे दबा दिया। कई नेताओं को मार दिया गया और हजारों लोगों को सजा दी गई। लेकिन इस हार के बावजूद कुछ बहुत बड़ा बदल चुका था। लोगों के दिलों में आज़ादी की आग जल चुकी थी। अब भारत कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। कभी कभी एक विद्रोह खत्म होता है, लेकिन एक नया युग शुरू कर जाता है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने एक बड़ा फैसला लिया। East India Company. का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। यानी अब भारत पर ब्रिटिश राज शुरू हो गया। रानी विक्टोरिया के नाम पर शासन चलने लगा। नई नीतियां, नए कानून और सख्त नियंत्रण। अंग्रेज अब और भी मजबूत हो गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत के लोगों ने अब तय कर लिया था, एक दिन हम आज़ाद होकर रहेंगे।